स्टूडेंट्स, चलिए आज का वीडियो अपना शुरू करते हैं और हाइड्रोकार्बन्स में आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन के केमिकल प्रॉपर्टी को आज डिस्कस करेंगे। एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टी को आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि हाइड्रोकार्बन्स में हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पढ़ रहे थे, एल्केन को पढ़ रहे थे, तो आज एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, जितने भी एल्केन्स हैं, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है और ये सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से भी जुड़ा होता है, हाइड्रोजन से भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। पूरी तरह से ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अगर इनको हम तोड़े भी तो कोई पोल नहीं मिलता। जैसे ऑलमोस्ट हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, उसी तरह कार्बन कार्बन तो सिमिलर है। तो इनमें ऑलमोस्ट एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं आपस में। स्ट्रॉन्ग नॉन पोलर बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच भी, और ऑलमोस्ट हाइड्रोजन और कार्बन के बीच भी स्ट्रॉन्ग नॉन पोलर बॉन्ड होता है। तो ड्यू टू दैट दे आर लीस्ट रिएक्टिव, इसके वजह से ये बड़े ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और बहुत अधिक तरह के केमिकल रिएक्शंस को ये शो नहीं करते। बेसिकली इस वजह से ये दो तरह के केमिकल रिएक्शंस को ही शो करते हैं। टू टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस ये शो करते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरे टाइप का जो रिएक्शन होता है ये होता है इनका थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन। ऑलमोस्ट आप जानते हो रूम टेम्परेचर पे ये नियरली इनर्ट होते हैं, क्योंकि ये इफेक्ट यहाँ पे काम देता है कि ये पूरी तरह से नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर होने की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है और कार्बन कार्बन के बीच भी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से जनरली ये जनरल टेम्परेचर पे नॉन रिएक्टिव होते हैं या फिर लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अब इस लीस्ट रिएक्टिव को रिएक्टिव बनाने के लिए या तो हमको हीट का सहारा लेना पड़ता है या कैटालिस्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो यही दो तरह के रिएक्शंस ये शो करते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? अब दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट इसमें आके जुड़ता है, हाइड्रोजन को रिमूव करके, हाइड्रोजन को अलग करके दूसरा जो है सब्स्टिट्यूएंट जुड़ता है, और यहाँ हम कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को जानेंगे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं हम किसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सबसे पहले हम हैलोजेनेशन को जानेंगे। हैलोजेनेशन में बड़ा ही कॉमन है। जैसे मान लो हैलोजेनेशन का मतलब क्या हुआ, क्लोरीनेशन, क्लोरीन का एडिशन, या फिर ब्रोमिनेशन, या फिर आयोडीनेशन, या फिर क्लोरीनेशन। तो ये सारे रिएक्शंस हमको देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे कॉमन है क्लोरीनेशन, और सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरीनेशन की, यानी क्लोरीन किस तरह से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, किस तरह हाइड्रोजन की जगह खुद जुड़ता है, इसको हम देखेंगे। और ये बड़ा ही कॉमन है। एल्केन्स जो होते हैं क्लोरीन के साथ अल्ट्रावायलेट लाइट में ये रिएक्शन करते हैं, और डिफ्यूज्ड सनलाइट जो होती है उसमें भी ये, या फिर डिफ्यूज्ड सनलाइट हो, या फिर टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाए तो क्लोरीनेशन का प्रोसेस चलता है, या तो अल्ट्रावायलेट लाइट
या फिर आपकी डिफ्यूज्ड लाइट, या फिर टेम्परेचर हाई हो, यानी 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें क्लोरीनेशन होता है। तो जैसे मान लो सबसे सिंपल हम मेथेन का एग्जांपल लेते हैं। इसमें ये जो है मेथेन का एग्जांपल लेते हैं, तो मान लो कि सबसे सिंपल एल्केन है, इसका अगर हम क्लोरीनेशन क्लोरीन से रिएक्शन कराएं अल्ट्रावायलेट लाइट में, तो अल्ट्रावायलेट लाइट में जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी हाइड्रोजन को ये सब्स्टिट्यूट करेगा और खुद जो है हाइड्रोजन के जगह पे जुड़ जाएगा। इसी तरह मान लो इस रिएक्शन को और आगे बढ़ाएं, बहुत एक्सेस अमाउंट अगर हम क्लोरीन का रख लें, तो फिर से ये जो CH3Cl है ये फिर से क्लोरीन से जुड़ेगा, वही आपका अल्ट्रावायलेट लाइट में, और फिर से सब्स्टिट्यूट करेगा, और इस तरह से कंटिन्यूअस जब तक हाइड्रोजन हमको मिलेगा, तब तक ये क्लोरीन की अधिकता अगर है तो क्लोरीन हाइड्रोजन को हटाता रहेगा और HCl बनता रहेगा, जब तक लास्ट एटम जो है हाइड्रोजन का जब तक बचा रहेगा तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यूअस चलता रहेगा, और लास्ट में CCl4 बनेगा, हमारा HCl बन जाएगा। तो ये एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन अगर हम लें तो ओवरऑल रिएक्शन को हम कह सकते हैं क्या, ओवरऑल रिएक्शन को अगर लेके चलें तो CH4 + 4Cl2 इज इक्वल टू अल्ट्रावायलेट लाइट में ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगा और HCl। तो इस तरह से हम जानते हैं इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोमेथेन कहेंगे। ये क्लोरोमेथेन है हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डाइक्लोरोमेथेन, दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरोमेथेन। इसी तरह से इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्राइक्लोरोमेथेन, ये हमारा ट्राइक्लोरोमेथेन है। इसको एक और कॉमन नेम से हम जानते हैं, बड़ा ही कॉमन सा नेम है क्लोरोफॉर्म, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। और ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन भी कहलाता है, टेट्राक्लोरोमेथेन। और अगर कॉमन नेम का है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कहलाता है, और ये बड़ा ही कॉमन है। इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में जानते हैं। ये जो प्रोडक्ट है हमारा CCl4 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। आगे आप इसके यूज को पढ़ेंगे, इसको आप देखेंगे सॉल्वेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इस तरह से क्लोरीन जो है वो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में बड़ी तेजी के साथ रिएक्शन करता है, और जितने भी हाइड्रोजन हैं उसको क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर देता है और खुद उनके जगह पे जुड़ जाता है। तो ये तो हो गया क्लोरीनेशन का प्रोसेस हुआ। क्लोरीनेशन के प्रोसेस में ओनली जो है हम क्या कहें, मेथेन का ही नहीं, अगर एथेन का भी एग्जांपल लें तो उसमें भी हम सिमिलर रिएक्शन देखने को हमको मिलता है। चलिए देखते हैं, उसके लिए भी हम सिमिलर रिएक्शंस को देखते हैं। आप अगर अपने नोट्स को बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे, मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे, अपने नोट्स को बनाते हुए चलेंगे। इसी क्लोरीनेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये हमने लिया एथेन, और इसका भी अगर हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, अल्ट्रावायलेट लाइट की जरूरत है हमको, अल्ट्रावायलेट लाइट चाहिए या फिर हीट चाहिए। आपको बताया 400 डिग्री से 500 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और तब क्या होता है, ये एक क्लोरीन निकलेगा CH3 CH2 Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा HCl निकलेगा। सेम ऐसे ही हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया क्लोरीन ने, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्लोरोएथेन, ये हमारा क्लोरोएथेन। इस या फिर कॉमन नेम आप रखना चाहें तो एथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, हम जानेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है, इस तरह के रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करेंगे, तो मैकेनिज्म को जानेंगे हम।
मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म हम समझेंगे। तो जनरली ये हमारा 3 स्टेप रिएक्शन होता है, और 3 स्टेप रिएक्शन में पहला जो स्टेज है इसको कहते हैं चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप, ये हमारा पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप जो है इसमें इनिशियल जो क्लोरीन मॉलिक्यूल का चेन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल का चेन है, तो यहाँ क्लोरीन मॉलिक्यूल इस स्टेप में क्या होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल अंडरगोज होमोलिटिक फिशन, होमोलिटिक फिशन होता है इसमें। जैसे क्लोरीन और क्लोरीन मॉलिक्यूल कैसे बना, क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड यानी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो ये टूटता है इस स्टेप में, और एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इसके तरफ, तो हमको क्या मिल जाता है, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स मिल जाते हैं, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स मिल जाते हैं। अब इसमें हमको क्या मिल गया, क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिल गया। क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो हमको मिल गया, यहाँ अल्ट्रावायलेट लाइट की जरूरत होती है, यही अल्ट्रावायलेट लाइट में इसीलिए ये रिएक्शन होता है। अल्ट्रावायलेट लाइट जैसे ही पड़ती है क्लोरीन पे, तो इसके बीच का जो एटम्स के बीच का हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं, और दोनों के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है, इस तरह से ये जो प्रोडक्ट हमारा आता है इनको कहते हैं फ्री रेडिकल्स। तो ये फ्री रेडिकल्स बन जाता है। अब यहाँ पे या फिर हम हीट करें तभी ये प्रोसेस चलता है, जैसा कि मैंने बताया अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं हो तो 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक जब आप हीट करेंगे तभी ये प्रोसेस चलेगा। अब दूसरे स्टेप में आ जाते हैं, सेकेंड स्टेप में, इसको कहते हैं चेन, ये तो इनिशिएशन स्टेप रहा, इसको कहते हैं सेकेंड को प्रोपेगेशन, इनिशिएशन के बाद प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन स्टेप कहलाता है, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। तो चेन प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है, जो फ्री रेडिकल क्लोरीन हमारा मिला हुआ है, ये अटैक करता है किस पे, एल्केन पे, ये अटैक करता है एल्केन पे। यानी मान लो हमारा ये जो फ्री रेडिकल है ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, तो इस तरह से ये हमारे CH4 पर अटैक करता है, और CH4 पे अटैक जब करता है तो ये देता क्या है हमको, एक हाइड्रोजन को इसमें से अपने साथ रिमूव कर ले जाता है, एक हाइड्रोजन को अपने साथ रिमूव कर ले जाता है, और यहाँ पे हमको फ्री रेडिकल के रूप में, जैसे मान लो मेथेन हमने लिया तो मेथाइल फ्री रेडिकल मिल जाता है, और फिर ये क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ मिलके HCl बना देता है। तो यहाँ पे अब अलग तरह का हमको क्या हो गया, रेडिकल मिल गया। इसने अटैक किया किस पे, इस पे अटैक किया, हाइड्रोजन को अपने साथ लेके गया, एक हाइड्रोजन, और यहाँ हमारा फ्री रेडिकल बन गया। अब हुआ क्या इसमें हम देखते हैं, इधर देख लेते हैं, फ्री रेडिकल था, अब यहाँ पे ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो इसने क्या किया, इस पे अटैक किया, यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है उस पे अटैक किया, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन जो साझे इलेक्ट्रॉन है वो लेके किनारे हो गया, तो यहाँ CH3 बचा रह गया, और इस कार्बन पे एक हमारा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से टूटा हुआ है वो चला गया, तो ये फ्री रेडिकल की तरह हो गया, और ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ गए, तो HCl बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। तो ये हुआ सेकेंड स्टेप। इस तरह से अब क्या होता है, सेकेंड स्टेप आगे की तरफ जब बढ़ा, चेन प्रोपेगेशन क्या यहीं तक हुआ, नहीं, चेन प्रोपेगेशन यहीं तक नहीं चला। अब ये फ्री रेडिकल जो हमको मिला ये क्लोरीन पे अटैक करता है, ये फ्री रेडिकल जो है
वो क्लोरीन पे अटैक करता है। आगे चलते हैं। ये तो मान लो कि चेन प्रोपेगेशन का पार्ट 1 हुआ या ए पार्ट हुआ, इसको हम ए पार्ट कह सकते हैं। अब चेन प्रोपेगेशन के बी पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं उसमें क्या होता है। तो अब ए पार्ट में हमको क्या मिला था, ए पार्ट में हमको मिला था कि फ्री रेडिकल के रूप में हमको CH3 मिला था। तो ये जो मेथाइल फ्री रेडिकल है ये फिर अटैक करता है क्लोरीन एटम पे, मॉलिक्यूल पे, सॉरी क्लोरीन मॉलिक्यूल पे। क्लोरीन क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। तो ये क्या करता है, इस पे अटैक करता है। तो ये जब टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है क्लोरीन के पास। तो इस तरह से हमको क्या मिलता है, CH3Cl मिल जाता है और इसके साथ क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल जाता है। अब फर्दर क्लोरीन फ्री रेडिकल अगर मान लो इस पे अटैक करे CH3Cl पे, तो ये चलता रहता है। अब मान लो CH3Cl है, इस पे क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करे, क्लोरीन फ्री रेडिकल अगर अटैक करे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये देखो Cl, अब यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, और क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ पे अटैक कर रहा है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो ये अटैक करेगा किस पे, इस पे। तो ये टूट के इसके साथ आएगा और यहाँ पे ये एक कार्बन, इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये इस पे अटैक किया इसने, तो इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद एक इलेक्ट्रॉन को लेके ये आपस में निकल गया, यानी कि H और Cl का बॉन्ड बन गया। फिर हमको मिला क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ कम हो गया, CH2Cl, यहाँ एक जो है इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, यानी ये फ्री रेडिकल मिल गया हमको। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये फिर से क्या करेगा, क्लोरीन पे अटैक करेगा जैसे ये कर रहा है, और फिर से एक क्लोरीन को ये तोड़ के अपने साथ लेके जाएगा और एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ फिर निकल जाएगा। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ये आगे की तरफ बढ़ता रहता है और फाइनली जब तक सारे हाइड्रोजन निकल नहीं जाते तब तक ये कार्यक्रम चलता रहता है। अब चेन का टर्मिनेटिंग स्टेप भी आता है, मतलब ये तो मैकेनिज्म हो गया आपका, कैसे जो है फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स कैसे दूसरे पे अटैक करते हैं और फिर से फ्री रेडिकल्स उसके परिणाम स्वरूप बन जाता है एक नए तरह का फ्री रेडिकल, और ये ऐसे ही चलता रहता है। तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा, नहीं, ये टर्मिनेट भी होता है। तो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप यानी कि तीसरा स्टेप जो है, लास्ट स्टेप, उसको समझेंगे चेन टर्मिनेटिंग स्टेप को। तो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप को हम समझेंगे। अब तीसरा स्टेप जो हमारा हुआ चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, इसमें क्या होता है कि यहां ये जो हमने देखा कि फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, फ्री रेडिकल्स का बनना कब समाप्त होगा, जब चेन जो है रिएक्शन हाल्ट में आएगा। द चेन रिएक्शन कम टू हाल्ट, ये रुकेगा, टर्मिनेट होगा। चेन प्रोपेगेशन का प्रोग्राम जो चल रहा है वो प्रोपेगेट होगा कब, व्हेन एनी फ्री रेडिकल, जब कोई भी फ्री रेडिकल्स कंबाइन, व्हेन एनी फ्री रेडिकल्स कंबाइन, जब कोई फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो गया, तो फिर से क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड बन जाएगा और क्लोरीन बन गया हमारा। या फिर हम क्या कहें कि फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है और क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, दो फ्री रेडिकल, तो CH3Cl बनेगा। या फिर मान लो कि CH3 फ्री रेडिकल है, CH3 फ्री रेडिकल से बन गया, तो फिर से ये एल्केन बन गया, इनके बीच बॉन्ड बन गया। तो जब फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं तब जाके चेन टर्मिनेटिंग होती है, चेन
प्रोपेगेशन जो चल रहा था, जो लगातार ये चेन के रूप में रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रहा था कि एक फ्री रेडिकल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा था, तो वो तभी रुकेगा जब दो फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन हो जाए। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म ये कैसे चलता है, और ये कंटिन्यूअस मैनर में चलते हुए हमको कहाँ तक, टेट्राक्लोरो एथेन तक लेके जाता है। और अगर एक्सेस अमाउंट जो है क्लोरीन का है तो टेट्राक्लोरो एथेन बन जाता है। अब हम बात करेंगे ब्रोमिनेशन का। तो ब्रोमिनेशन सेम मैनर में चलता है, जैसे क्लोरीनेशन हमने देखा उसी तरह से ब्रोमिनेशन भी चलता है, और क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का प्रोसेस एक जैसा होता है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं होता। बात करें हम आयोडीनेशन का, तो आयोडीनेशन अगर हम देखें तो आयोडीनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि वो रिवर्सिबल होता है। आयोडीनेशन ये रिवर्सिबल होता है, दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल, ये टोटली रिवर्सिबल होता है। जैसे मान लो हमने क्या किया, CH4 में I2 को मिलाया तो इधर से बना क्या, CH3I बना और प्लस HI बन गया, फिर से ये टूट के CH4 और I2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एल्केन्स जो है आयोडीनेशन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करा सकते हैं, जो है हाई जो है क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को तेजी से रिड्यूस होता हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हो। तो ऐसा कोई अगर हो तो वो क्या करता है, HI को तोड़ देता है, और फिर से HI रह नहीं जाता तो ये रिएक्शन बैक नहीं हो पाता, HI को वो तोड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है, दिस रिएक्शन occurs and iodoalkane prepared only in the presence of an oxidizing agent, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हो तभी ये चल पाता है, क्योंकि ये आप देख रहे हो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, जैसे ही कंसंट्रेशन इधर चलेगा अधिक होगा वैसे ही ये फिर से CH4 और I2 बनाएगा, फिर से इधर कंसंट्रेशन बढ़ा, तो प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसका पता हमको नहीं चलेगा, यानी कि टोटल मिक्सचर हमको मिलेगा और प्रोडक्ट तक हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। अब इसमें होता क्या है, ये रिएक्शन तो कंप्लीट हुआ, यहाँ HI बना, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर कोई है तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने HI को रख लिया और वहां पे हमने क्या किया, मान लो HiO3 को ले लिया, HiO3 को, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर HNO3 को रख लिया, HNO3 को रखेंगे तब भी जो है ये करता क्या है कि ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और ऑक्सीडाइज करके आयोडीन को अलग कर देगा, आयोडीन को अलग कर देगा और H2O बना देगा। तो इस तरह से हमको क्या मिलेगा, हमको आयोडीन अलग जो है कि उसमें घुला हुआ मिल जाएगा, और तब हमको आयोडोएल्केन मिलेगा। तो ये रिएक्शन इस तरह से होता है। अब बात करें फ्लोरीनेशन की, तो फ्लोरीनेशन जो है, फ्लोरीन बहुत अधिक रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन बहुत अधिक रिएक्टिव होता है। इस वजह से होता क्या है कि जब ये एल्केन के साथ रिएक्ट करता है तो एक्सप्लोड हो जाता है, एक्सप्लोजन एकदम से हो जाता है। तो यहाँ जो है ज्यादातर कंडीशन में एक्सप्लोजन हो जाता है, यानी विस्फोटक जो है कि एक तरह से वो बन जाता है और विस्फोट कर जाता है, इसलिए
उसको नॉर्मल कंडीशन में हम नहीं करा सकते इस रिएक्शन को। यहाँ डाइल्यूटेड नाइट्रोजन के साथ अगर डाइल्यूट कर दिया जाए, फ्लोरीन को नाइट्रोजन के साथ डाइल्यूट करके रिएक्शन कराया जाए, तब वो एक्सप्लोजन रुक जाता है, क्योंकि थोड़ी सी इनर्टनेस आ जाती है, नाइट्रोजन के मिलने की वजह से थोड़ी सी इनर्टनेस आ जाती है, और तब जो है ये प्रोसेस चल पाता है और फ्लोरीनेशन हो पाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या, हैलोजनेशन को समझा। उम्मीद है हैलोजनेशन आपके समझ में आ गया होगा। अब हैलोजनेशन के बाद हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नाइट्रेशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम नाइट्रेशन की बात करेंगे। अभी तक तो हमने हैलोजनेशन को देखा, अब नाइट्रेशन की बात करेंगे। नाइट्रेशन तो नाइट्रेशन का जो प्रोसेस है, ये हाइड्रोजन एटम को ये भी सब्स्टिट्यूट करता है एल्केन से, और नाइट्रो ग्रुप इसमें जुड़ता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन माइनस हो जाता है और नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हम नहीं करा सकते, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव एल्केन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन नॉन पोलर बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी ऑलमोस्ट ऐसा ही बॉन्ड होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में या रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं हो सकता। हमको चाहिए क्या, टेम्परेचर हाई चाहिए, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पे ये जब हम क्या करते हैं, एल्केन को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो नाइट्रो एल्केन बनता है। कैसे? जब हम एल्केन को HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो नाइट्रो एल्केन बनता है, नाइट्रो एल्केन बनता है, और H2O प्रोड्यूस होता है बाई प्रोडक्ट के लिए। जैसे देखते हैं इस रिएक्शन में CH4 हुआ, CH4 का हम HNO3 के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ होता क्या है, CH3NO बन जाएगा, नाइट्रोमेथेन बन जाएगा और H2O प्रोड्यूस होगा। इसी तरह C2H6 के साथ भी अगर हम HNO3 का रिएक्शन कराएं तो हमें मिलेगा क्या, C2H5NO मिलेगा, NO2 मिलेगा और H2O प्रोड्यूस। तो ये प्रोसेस किस पे चलता है, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन हो पाता है। नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं हो पाता है। 400 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर होना चाहिए। 400 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन हो पाता है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होता है। तो ये तो हुआ नाइट्रेशन की बात। अब थोड़ा सा सल्फोनेशन को समझ लेते हैं। सल्फोनेशन वो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन हो गया हमारा, सल्फोनेशन की बात करें, अगले रिएक्शन की बात करें सल्फोनेशन, तो अगला रिएक्शन है हमारा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फोनेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है हाइड्रोजन का किसके साथ, सल्फो ग्रुप के साथ, SO3H के साथ। इसको कहते हैं क्या, सल्फो ग्रुप कहते हैं। तो सल्फो ग्रुप के साथ जो है ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट मिलता है हमको सल्फो ग्रुप के साथ। और ये जो सल्फो ग्रुप है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे और जनरल कंसंट्रेशन पे ये रिएक्शन नहीं हो सकता, ये भी रिएक्शन जनरल टेम्परेचर पे नहीं हो सकता, ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं हो सकता। जब हम फ्यूमिंग H2SO4 को लेते हैं, यानी कि H2SO4 के भाप को लेते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर करते हैं, इतना हाई टेम्परेचर करते हैं कि H2SO4 जो हमने लिया है वो
भाप में कन्वर्ट हो जाए, फ्यूमिंग बन जाए, उसका धुआं बन जाए, तो उस धुएं का रिएक्शन इसके साथ होता है और यहाँ पे फ्यूमिंग H2SO4 लेते हैं। कैसा फ्यूमिंग? धूम्र, H2SO4 का धुआं, एक तरह से जान लो फ्यूमिंग। और ये फ्यूमिंग बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? बहुत ही तेजी से हीट करना होगा, तभी ये रिएक्शन होगा। तो R के साथ क्या होता है? SO3H जुड़ जाता है, SO3H जुड़ जाता है और H2O प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से हमारा एल्कीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है, एल्केन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। एल्केन सल्फोनिक एसिड कहेंगे इसको, एल्केन सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड। जैसे मान लो हमने CH4 को लिया, H2SO4 की फ्यूमिंग से इसका रिएक्शन कराया, फ्यूमिंग H2SO4 एक किया, तो यहाँ मिलेगा क्या हमको? CH3SO3H प्लस H2O, यानी हम कहेंगे क्या इसको? मेथेन सल्फोनिक एसिड, मेथेन सल्फोनिक एसिड, मेथेन सल्फोनिक एसिड। तो ये हमारा सल्फोनेशन का प्रोसेस हुआ। अब हम बात करेंगे दूसरे तरह की रिएक्शन की, यानी थर्मल रिएक्शन की। ये तो हमारे कुछ हो गए कैसे, पहले तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब हम थर्मल रिएक्शन की बात करेंगे। तो सेकेंड टाइप के थर्मल रिएक्शन, उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखा हमने एल्केन की। अब हम थर्मल रिएक्शन की बात करेंगे। थर्मल रिएक्शन, तो थर्मल रिएक्शन में जब हम एल्केन्स को जलाते हैं, कंब्यूशन का प्रोसेस चलता है, कंब्यूशन का प्रोसेस चलता है। सॉरी, कंब्यूशन का स्पेलिंग जो है मिस होता है कई बार, सभी लोगों से होता है, एस भी होता है, उसके बाद TION होता है। तो कंब्यूशन का प्रोसेस जो होता है, इसमें हमको जरूरत पड़ती है, जैसे मान लो जो जनरल फार्मूला है एल्केन्स का वो होता है CnH2n+2, जहां n कार्बन्स का नंबर है। तो कंब्यूशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। कंब्यूशन इज द ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमको इसको पूरी तरह से जलाने के लिए, इसको पूरी तरह से जलाने के लिए, जो भी हमारे पास एल्केन है उसको पूरी तरह से जलाने के लिए O2 की जरूरत होती है। कितनी? 3n+1/2 O2 की जरूरत होती है। तो ये NCO2 देता है, NCO2 देता है, और हमारा n+1 H2O बनता है, n+1 H2O बनता है, और हीट एनर्जी निकलती है, डेल्टा H प्रोड्यूस होता है, बाहर निकलती है, यानी कि निगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे देखो, मेथेन हमने लिया CH4, इसका हमने एक कार्बन लिया तो 3 गुना और एक अधिक, तो 4/2 O2 ले लिया। तो यहाँ पे बनेगा क्या? CO2, एक ही कार्बन, और n+1 यानी 2 H2O बनेगा, और हमारा हीट निकलेगा। ये हीट जो होता है एक मेथेन को जलाने में, वो 212.8 किलो कैलोरी होता है। 200, डेल्टा H का वैल्यू जो होता है वो 212.8 किलो कैलोरी पर मोल होता है। इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, इतनी हीट जनरेट होती है। इसी तरह से अगर हमें एथेन को लेना हुआ, इस तरह से भी हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। CH4, अब यहाँ देखो 2 2 4 होता है,
प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O प्लस 2.212.8 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम एथेन को लें तो एथेन में भी हमको क्या करना होगा, मान लो C2H6 को लेते हैं, 2 कार्बन हमने लिया तो 2 तिहाई 6 एक 7/2O2 लेना पड़ेगा, तो बनेगा कितना NCO2 यानी कि 2CO2 बनेगा और N+1 यानी 3H2O बनेगा। और फिर उसी तरह से हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो कंप्लीट कंब्यूशन जब होता है तो बहुत अधिक हीट मिलता है। हम जानते हैं हमारे एलपीजी वगैरह में यही कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, यही जलते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और इस तरह से ये हीट को प्रोड्यूस करते हैं। अगर कंट्रोल्ड मैनर में हम ऑक्सीजन की सप्लाई करें तो एल्कोहल देते हैं। कंट्रोल्ड मैनर में अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई करें तो एल्कोहल फॉर्म होता है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस यानी कंब्यूशन का प्रोसेस। तो कंब्यूशन का प्रोसेस हुआ। अब थर्मल रिएक्शंस में इसका पायरोलाइसिस भी होता है। पायरोलाइसिस जब हम इसको बहुत अधिक हीट करते हैं, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब इसको हम हीट करते हैं तो हमको जनरली ये टूट जाता है, पायरोलाइसिस हो जाती है, इसकी हीट की वजह से ये टूट जाता है, इसको पायरोलाइसिस कहते हैं। और पायरोलाइसिस का जो प्रोसेस है इसको समझेंगे। थर्मल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। दूसरा प्रोसेस हम जानेंगे पायरोलाइसिस। सेकेंड प्रोसेस पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस का प्रोसेस हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पायरोलाइसिस का जो प्रोसेस है इसमें होता क्या है कि क्रैकिंग होती है, इसको क्रैकिंग भी कहते हैं, पायरोलाइसिस को क्रैकिंग भी कहते हैं। एक्चुअल में पायरोलाइसिस 2 वर्ड से बना हुआ है मिलके। ये ग्रीक वर्ड है जो है पायरो मतलब फायर, पायरो मतलब फायर यानी बहुत ज्यादा हीट करें या इसको हम जलाएं इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अब्सेंस में कुछ जलेगा नहीं, ऑक्सीजन के अब्सेंस में कुछ जलेगा नहीं। और लाइसिस मतलब होता है लूजनिंग, यानी कि लूज कर देना, टूट जाना, ये अपने पार्ट्स को तोड़ देता है। तो जब एथेन को हम हीट करते हैं, मान लो CH3 एथेन है, इसको अगर हम हीट करें, बहुत अधिक टेम्परेचर इसके लिए रखना होता है हमको, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, 500 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अब्सेंस में अगर ऐसा हम करें तो पायरोलाइसिस के प्रोसेस में होता क्या है कि ये टूट जाता है। किस में टूट जाता है? एथिलीन में टूटेगा, यानी एथीन जिसको आप कहते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें एक मेथेन मिलेगा और फिर क्या मिलेगा, यानी CH4 मिलेगा, और क्या मिलेगा, और हमारा हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो इस तरह से ये बड़े जो हैं वो भी टूटते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा एथेन ही टूटेगा। अगर प्रोपेन को हम तोड़ लें तो फिर हमारा मिलेगा क्या, प्रोपीन मिलेगा। प्रोपीन के बाद हमारा अगला छोटा जो है कि प्रोपाइन मिलेगा, फिर प्रोपीन मिलेगा, प्रोपीन के बाद मेथेन मिलेगा और फिर हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो इस तरह से मिक्सचर मिलता है इसमें, इस पायरोलाइसिस प्रोसेस में मिक्सचर मिलता है। इसका भी जो मैकेनिज्म है वो सिमिलर वे में चलता है। जैसे मान लो जब हम हीट करते हैं, यहाँ CH3 और CH3 के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जब हम इसको हीट करते हैं, जब हम गर्म करते हैं तो ये टूटता है और क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, CH3 फ्री रेडिकल्स, और होमोलिटिक फिशन होता है, CH3 फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे, CH3 फ्री रेडिकल्स। अब उसके बाद चेन प्रोपेगेशन का स्टेप आता है। ये तो पहला स्टेप हो गया हमारा, क्या इनिशिएशन स्टेप हो गया, जैसा कि हमने मैकेनिज्म में पीछे अभी इसी वीडियो में देखा कि 3 स्टेप का मैकेनिज्म होता है। तो उसके बाद प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है, ये
फिर दूसरे एथेन पे ये रिएक्ट करता है। ये फ्री रेडिकल जो मिलता है वो दूसरे एथेन पे रिएक्ट करता है। एथेन का मॉलिक्यूल जो है, मान लो कि हमारा ये CH2 है, इधर H जुड़ा हुआ है और इधर CH3 है, इस पे अटैक किया किसने, CH3 फ्री रेडिकल ने। तो जब ये अटैक करेगा यहाँ से तो ये आपस में जुड़ेंगे और फिर ये आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, एक फ्री रेडिकल मिलेगा CH2 CH3। यहाँ पे हमको मिल गया CH4, ये हाइड्रोजन इसके साथ चला गया और फिर यहाँ पे क्या, एक फ्री रेडिकल मिल गया CH3 CH2, या फ्री रेडिकल मिल गया। ये फ्री रेडिकल फिर से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और यहाँ पे ये फ्री रेडिकल फिर से जब रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, ये हमको निकल के देगा हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे फिर से यहाँ जो फ्री रेडिकल है, यहाँ ये जो फ्री रेडिकल है, यहाँ से फिर हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है और हाइड्रोजन एटम रिमूव होने के बाद ये CH3 CH2, यहाँ हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा और हाइड्रोजन एटम रिमूव होने के बाद ये हमको देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ जो सिंगल बॉन्ड है वो रिमूव हो गया, यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो गया और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। चलिए अब यहाँ भी टर्मिनेटिंग स्टेप कब आएगा, टर्मिनेटिंग स्टेप तभी आएगा जब फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन होगा। मान लो ये जो फ्री रेडिकल बना है ये दूसरे फ्री रेडिकल से फिर से कंबाइन होंगे तो फिर से ये प्रोसेस रुक जाएगा। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हायर क्लासेज के लिए इम्पोर्टेंट है, 11th के लिए तो नहीं, 11th के सिलेबस को तो हम लोगों ने पढ़ दिया लगभग। ये पायरोलाइसिस भी 11th के सिलेबस से थोड़ा सा आगे का है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में पायरोलाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया। अब आगे हम एरोमेटाइजेशन को जानेंगे। एरोमेटाइजेशन क्या होता है, दिस इज द लास्ट रिएक्शन which is learn us about alkanes। तो ये थर्मल रिएक्शंस का लास्ट टाइप का रिएक्शन है, तीसरे टाइप का रिएक्शन है, जिसको हम कह रहे हैं क्या, इसको हम कह रहे हैं एरोमेटाइजेशन। ये तीसरे टाइप का थर्मल रिएक्शन है, एरोमेटाइजेशन। अब जो हमारे एलिफैटिक कंपाउंड हैं वो इस तरह के रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऐसे एल्केन्स containing 6 to 10 कार्बन, 6 से लेके 10 कार्बन तक जो कंटेन करते हैं वो जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बन एटम्स कन्वर्टेड इनटू बेंजीन में या तो कन्वर्ट होते हैं एंड इट्स होमोलोगस, या फिर इसके होमोलोगस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेंजीन या इसके होमोलोगस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस पे, एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट, एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत अधिक टेम्परेचर हो तो इस तरह के रिएक्शन देखने को हमको मिलता है। तो यहाँ पे इस तरह के रिएक्शंस को एरोमेटाइजेशन कहते हैं। और यहाँ जो है कैटालिस्ट की भी जरूरत होती है, और कैटालिस्ट के रूप में हम क्या करते हैं, Cr2O3 Al2O3 को लेते हैं, यानी क्रोमेट और एल्यूमिना इसके मिक्सचर को लेते हैं और प्रेशर जो होता है
प्रेशर, इसकी जरूरत होती है लगभग बहुत अधिक प्रेशर की 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत होती है, लगभग 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शन हो पाता है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, मान लो हमने हेक्सेन को लिया, नॉर्मल हेक्सेन को, CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH2 CH3, ये हमारा क्या है N हेक्सेन। इसको हमने क्या किया, हीट किया, इसको हमने हीट किया। इधर थोड़ा सा कम दिख रहा है, शायद रोशनी आ रही है, चलिए इधर देखते हैं। तो इसको जब हमने हीट किया, CH3 CH2 CH2 3 4 5 और ये 6, ये नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। जब इसको हमने हीट किया किस पे, 500 डिग्री सेल्सियस पे, 500 डिग्री सेल्सियस यहाँ नीचे रखते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस और 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, और यहाँ पे हमने कैटालिस्ट के रूप में Cr2O3.Al2O3 को रखा। तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में। इसी तरह अगर 7 हुआ, मान लो यहाँ पे हमने 7 के साथ नॉर्मल हमने हेप्टेन ले लिया, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH2 CH3, ये नॉर्मल हेप्टेन है, 7 कार्बन के साथ हेप्टेन। इसको सेम कंडीशन हमने 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा, हमारा कैटालिस्ट सेम रहा Cr2O3 और Al2O3। तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ पे ये तो बेंजीन रिंग हो गया, ये बेंजीन रिंग हो गया, इसके साथ एक CH3 जुड़ जाएगा, यानी अब ये कहलाता है क्या, टॉलुइन। अब ये क्या कहलाता है, टॉलुइन, और वही 4 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, और इसी के साथ आज के इस वीडियो को रोकते हैं। अगली बातें अगले वीडियो में। थैंक्स।